धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूल ही फलत अघा। बुरा भला देख रहे सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं निखिल आनंद गिरी। ये प्रकृति का है, प्रकृति का उत्सव, प्रकृति का 2025। ये तीसरा संस्करण है बिहार की इस छोटी सी भूमि पर, जहां पर ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की तरह से समझ सकते हैं, या ऑर्गेनिक सीड्स का एक उत्सव है। अलग अलग प्रांतों से लोग यहाँ पे आए हैं, कम से कम 6-7 राज्यों से, और एक साथ यहाँ जुटे हैं अपने कल को बेहतर बनाने के लिए। कि कल हम जो दूषित सब्जियां फल खाते हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य हमारा ख़राब होता है, कैसे उसे बेहतर बनाएं। मिलकर खूब सारे सेशंस यहाँ पे होंगे और खूब सारे यहाँ पर फार्मर्स आपस में बातचीत करेंगे, विमर्श करेंगे। अलग अलग तरह की मिट्टी के हिसाब से कौन सी फसल उपयुक्त होगी, और हम अपनी ज़मीन के नीचे जो हमारी मिट्टी है, उसे, जो हमारा खोया हुआ ख़जाना है, कैसे उसे वापस रिवाइव करें। इन सब पे हम मंथन होगा और एक संदेश जाएगा पूरे देश में, पूरे समाज में, कि हम अगर अपनी सेहत बेहतर बनानी हो तो सरकार बाद में आएगी, पहले हमें खुद एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। इसी का संदेश ये प्रकृति का लेकर आती है। आइए आपको इस पूरे प्रकृति का सफ़र कराएंगे। उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। इस मैसेज को दूर दूर तक ज़रूर प्रसारित कीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर अलग अलग तरीके के किसान जो IIT से निकले, IIM से निकले, अलग अलग छोटे छोटे प्रांतों से निकले, और खूब सारा खाना यहाँ पर ऑर्गेनिक आपको मिलेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए आपको ले चलते हैं प्रकृतिका की तरफ। प्रकृतिका देखने में बहुत सुंदर है, बाकी स्टॉल्स तो है ही। ये देखिए यहाँ पे इतना सुंदर, अगर संभव तो दिखाएं कि ये गांव में जिस तरह से स्केयर क्रो या बिजूका या इस तरह की जो पुतले बनाते थे जिससे खेतों की रक्षा होती थी, वो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए ये सामने मचान बना है, जहाँ से आप फसलों की देखभाल करते थे अपने खेतों में, अपने दालान में। और पूरा स्टॉल जो है ऐसा लग रहा है कि किसी पुराने फोक का फील देता हुआ। और यहाँ पर शहरों में यहाँ के कंज्यूमर को आकर्षित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। हमने रीजनरेटिव बिहार के पूरे कॉन्सेप्ट पर, प्रकृतिका के पूरे कॉन्सेप्ट पर इश्तियाक साहब से बात की, जो इसके पायनियर में से एक हैं, जिन्होंने इसके पूरे कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज़ किया है। उनसे विस्तार से मैंने बातचीत की इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में और भविष्य के प्लान्स के बारे में। आइए आपको दिखाते हैं। तो रीजनरेटिव बिहार दरअसल किसानों का, ख़ास करके जैविक कुदरती किसानों का, और ऐसे संगठनों का समूह है जो किसानों के साथ काम करते हैं। साथ साथ इस कलेक्टिव में अर्बन कंज्यूमर्स हैं, जो कि एक सबसे ज़रूरी पहलू हैं। इस पूरे एग्रो इकोलॉजी को अगर हमको मजबूत करना है तो सबसे ज़रूरी पहलू कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स ख़रीदने वाले नहीं हैं तो फिर किसान कितनी देर तक उसको उगाते रहेंगे। किसानों के हित में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। इसी के लिए ये प्रकृतिका लगाया गया है। और हम लोग तो शुरुआत में बहुत सादगी से इस काम को करते थे, ताकि इसमें हम नहीं चाहते थे कि कहीं से हमको पैसा लाना पड़े। पहला प्रकृतिका हम लोगों ने किया था सिर्फ 85,000 रुपये में किया था। इंटेंशनली किया था कि हम पैसा अगर लगाने जाएंगे तो हमको इस पर उसका दबाव भी झेलना पड़ेगा। हम ऑर्गेनाइज़ करें, किसानों को यहाँ लाएं, बाकी साथियों को यहाँ जुटाएं, या हम पैसा जुटाएं। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत कम में किया, लेकिन फिर हम लोगों को फीडबैक ये मिला कि इतनी सादगी से करिएगा तो अर्बन कंज्यूमर्स उससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें, अब जो गेटअप है वो बहुत सुंदर हम लोगों ने इसको किया है।
राकेश भाई क्राफ्ट वाला के स्टार्टअप के वो यानी शुरू करने वाले हैं। उन्होंने इसको पूरा कंसेप्चुअलाइज़ किया, डिज़ाइन किया, खुद खड़े होकर के उन्होंने बनाया। तो अब इस पूरे स्पेस का गेटअप तो ऐसा है कि वो जो भी आ रहा है बहुत तारीफ़ कर रहा है। लेकिन आ रहे हैं लोग, छात्रों में काफ़ी उत्साह है, आप देख सकते हैं काफ़ी यंग एज के काफ़ी बच्चे सब आ रहे हैं, लेकिन उनके पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। प्रकृतिका 2025 में, जो कि प्रकृतिका का तीसरा उत्सव है, थर्ड सीज़न है, कम से कम 6-7 स्टेट से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जैसा कि बताया गया, लोग यहाँ पर आए हैं, किसान आए हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट्स आए हैं, और अलग अलग तरीके के कैटेगरीज़ के स्टॉल्स लगे हैं। जहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ पर बीज की प्रदर्शनी लगी है, जहाँ पर फसलों की प्रदर्शनी लगी है। एक एक करके आपको स्टॉल घुमाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक प्रकृतिका का पूरा मैसेज एक साथ एक वीडियो में पहुँचे। आइए चलते हैं। मेरा नाम प्रगान मरंडी हुआ। हम लोग जमुई से आए हुए हैं। पूरा जंगल का भीमबाद जंगल से हम लोग जड़ी बूटी लाए हैं। सब देख लीजिए, खाने वाला फल भी लाए हैं। थोड़ा नाम बता दीजिए। कनोला है, कनोला है, ये केंदू है, ये मकर केंदू है, ये जंगली बेल है, सजीवन बूटी है, कलेजी है। यही संजीवनी बूटी है? हाँ। अच्छा, इसी को लेके हनुमान चले गए थे और हाँ, लंका से उनको ठीक कर दिया। हाँ। और ये एठुआ है, ये कान का दर्द होता है, ये बच्चे सब सूख जाता है, गाढ़ सुकट जाता है, इसमें होता है। ये घाव जो होता है इसमें अथी खोता वाला घाव, उसमें कागज के तरह इसमें निकलता है, उसको सटाया जाता है। क्या नाम है इसका? सोनपात। सोनपात। अच्छा, वो जो गलछोद जैसा। हाँ, हुआ महुआ है, सत्तू का लड्डू है, आपको कनोला है, महुआ का लड्डू है, आपको बहिरा हो गया, काला आलू हो गया, आपको मशरूम हो गया, कच्चा सूखा मशरूम हुआ, ये सब मिक्सचर, मोटा अनाज का सत्तू हो गया। ये कौन से अनाज का सत्तू है? चना का है, मकई का है, जौ का है, मिक्स है। ये सैंपल के लिए लाए हैं कि बिक्री के लिए लाए हैं? ये सैंपल के लिए लाए हैं। बहुत सुंदर। ये सब जमुई के आसपास के इलाकों से लाए हैं? हाँ, जमुई के इलाके पे से पास से लाए हैं, लक्ष्मीपुर प्रखंड। अच्छा, वहाँ से लाए हैं। और संस्था का नाम क्या है? समग्र सेवा जमुई। जी, मेरा नाम शिखा पांडे हुआ और ये कोलिका ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग इसके तहत काम कर रहे हैं। इसमें 2 विंग है हमारा, एक angamstore.com और एक kolika.org। इसमें हम लोग बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े को देश में और पूरे देश में और देश से बाहर भी भेज रहे हैं। ये यहाँ पे हम लोगों का मेन मोटिव आने का ये था मकसद कि हम लोग ये कपड़े को लोगों तक पहुँचा सके, दिखा सके कि ये क्या है। ये तो मशीन से तैयार कपड़े हैं और जो ये हैंडलूम से बना हुआ हमारा कपड़ा है, तो हम लोग इसको भेजते हैं बाहर। और इसमें डिजिटल प्रिंट, हाथ से बने हुए काम, सब तरह का काम हो रहा है। ये सारे किसान मिलकर करते हैं? जी। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? साड़ियाँ भी हैं? जी, इसमें ज़्यादा। यहाँ प्रकृतिका में पहली बार आई हैं? नहीं, ये मेरा तीसरी बार है। प्रकृतिका भी तीसरी बार है और हम लोग तीसरी बार है। कैसा है रिस्पॉन्स है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, ये सबसे बढ़िया था, इस बार का सबसे अच्छा हमारा रहा। हमारे कई सारे दर्शक हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो 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 हेलो, नहीं बोलते। आज हम लोगों ने ये जो स्टॉल है ये प्रकृतिका मेले में लगाया है। ये मेले का तीसरा वर्ष है। इसमें दूसरी बार हमारा स्टॉल लगा है, जिसमें हम लोग आम लोगों को गौरैया पे जागरूक करने का काम करें। गौरैया जो हमारी राजकीय पक्षी है और हमारी बचपन के साथी थी, तेज़ी से विलुप्त हो रही है, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने पूरा स्टॉल को तैयार किया है। ये पेड़ पे गौरैया नहीं, गौरैया के चित्र हैं? यस सर, ये पेड़ पे गौरैया नहीं, गौरैया के चित्र लगाए गए हैं और लोगों को ये बताने के लिए कि गौरैया अभी ख़त्म नहीं हुई है, विलुप्त नहीं हुई है, हमसे रूठ गई है। इसे अगर हम अपने छोटा सा प्रयास करें, थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा समय दें, तो ये हमारे यहाँ वापस लौट आएगी। ये प्रकृतिका में कब से आ रहे हैं और क्या अनुभव यहाँ? यस सर, 2 वर्ष से प्रकृतिका का अनुभव बहुत अच्छा रहा है सर। काफ़ी लोग आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कई लोगों ने यहाँ से हम लोगों से सीख के अपने घर घोंसला लगाए हैं और वो लोग आके आज रिव्यू दे रहे थे कि मेरे घर गौरैया आई तो मैंने जहाँ पे दाना रखा वहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बगल में आके अब रह रही है, तो मैंने वहाँ पे भी दाना रखना शुरू कर दिया है। एनवायरमेंट वॉरियर्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पटना में और पूरे बिहार में।
गौरैया को बचाने के लिए और पूरे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। हम मिथिलेश कुमार मिश्रा दक्षिण सराय दीन बचौदा फाउंडेशन से आए हैं और रिजेनेटिव बिहार से के सदस्य हैं। और मुझे जो है शुरू से ही पेड़ पौधा के बारे में शौक़ रहा है और कुछ पौधा जो है पट्टा का है और कुछ पौधा हम लोग लाए हैं उसी को। और पौधा से हम लोग का जो है वो लगाव जो है वो शुरू से ही रहा है। हाँ, इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा नर्सरी का भी काम कर रहे हैं वहाँ पे और पौधे की क्या कम रेट में हम लोग जो है उपलब्ध करवा देते हैं। थैंक यू। प्रकृतिका में बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, कुछ स्टॉल्स बहुत सुंदर हैं। आइए आपको एक सबसे सुंदर स्टॉल पे ले चलते हैं जो ना सिर्फ देखने में या बनावट में सुंदर है बल्कि उसका विचार भी बहुत सुंदर है। बहुफसली खेती को प्रमोट करता हुआ ये आधारशिला शिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश का ये स्टॉल, जहाँ पर देखिए बहुत ही करीने से सारे मॉडल्स लगे हैं और बीजों के जो प्रारूप हैं वो भी लगे हैं। और सबसे सुंदर बात ये देखिए, यहाँ पर इतनी सुंदर लिखावट में जो कि हस्तलिखित है यानी हैंड रिटन है, वहाँ पर इस पूरा एक खेत का मॉडल है जहाँ पर हम बता रहे हैं कि कैसे मल्टीग्रेन यानी कि एक साथ कई सारे अनाज बोकर आप नुकसान अपना कम कर सकते हैं और साथ ही उत्पादकता भी ज़मीन की बढ़ा सकते हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बहुफसली खेती है क्या और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं जयश्री हूँ, आधारशिला शिक्षण केंद्र मध्य प्रदेश से। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका ये जो डिस्प्ले कहो या प्रदर्शनी जो है, तो ये हमारा जो एक खेती का जब बात करते हैं तो सिर्फ बीज का बात नहीं है ना, वो लगाने के तरीके जो थे, लोग क्या तरीका था, मतलब कैसा, जिसको मिश्र खेती या बहुफसली खेती कहते हैं। तो आदिवासी इलाकों का तो ये खास यही विशेषता थी जो हमारा पश्चिम मध्य प्रदेश का लोगों का है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो उसी फॉर्मेट में है? तो इसे जैसे समझो ये 6 खेत है ना, 6 अलग अलग खेत है ये, है ना। ये जहाँ से मूंगफली है, मूंगफली में उन्होंने मक्का डाला है और साथ में चौला, जिसको बरबटी कहते हैं आप लोग यहाँ, ये लगाई है। बीच बीच में जो है ये तुअर की लाइन डाली है। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि एक फसल नहीं उगेगी तो एक अच्छी नहीं होगी इस मौसम के मार से, समझो, तो दूसरी तो मिलेगी आपको। ठीक है। फिर इसमें जो है हमेशा लेने वाली और देने वाली फसलें लगाते थे लोगों को, मतलब ये मिट्टी को उर्वरता देने वाली, मिट्टी को नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु देने वाली, और ये जो है उसको लेने वाली मक्का, ये फसल है। फिर इसका जो पूरा ये लेग्यूमिनस फसलों का पत्तियां होता है वो ज़मीन को बहुत उर्वर बनाता है, वो कचरा वहाँ गिर जाता है। ठीक है। और बाद में ये सब उखाड़ देंगे, ख़त्म हो जाएगा फसल। उसके बाद यहाँ तुअर की सिर्फ लाइनें बच जाएंगी, अरहर की, और यहाँ गेहूँ लगा देंगे, गेहूँ में पानी जाएगा, उससे तुअर एक की जगह 2 या 3 भी बार उसको तुअर की दाल आपको मिल जाएगी, तुअर मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह से थोड़ा हल्की ज़मीन जो है वहाँ पर ये बाजरा और मोठ ये लोग इकट्ठा करके लगाते थे, हाँ, इसको मिक्स करके, तो बाजरा का पौधा ऊपर चला जाएगा, नीचे मोठ, तो पहले ये खेती होती थी, फैल जाएगा। अभी भी है प्रचार में, अभी भी प्रचार में है। ठीक है। ये बायोडाइवर्स फार्मिंग हम उसको कह सकते हैं। ठीक, मतलब ये कितना किस्में मिलाना है इसका भी एक अंदाज़ होता था। और ये खास करके औरतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। ये तरह तरह की बीजों को रखना, उसको कैसे बोना है इसका तय करना, उसको कटाई में, फिर अगले साल इनमें से बेस्ट जो निकलेंगे, कॉब्स या पॉट्स जो भी है, उनको अलग रखना। फिर हम बच्चों को, आपका स्कूल है? हाँ, आधारशिला शिक्षण केंद्र, तो इसमें बच्चों को हम उकसाते थे कि वो इंक्वायरी करे, सवाल पूछे, है ना, और ज्ञान का निर्माण स्कूल के अंदर हो, सिर्फ रट्टे नहीं मानना है आपको। हाँ, प्रकृतिका में आने का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? इधर हाँ बहुत अच्छा लगा, हम पहली बार आए इसमें। हाँ, इश्तियाक हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने बहुत आग्रह किया था तो हम लोग आ गए। अच्छा लगा, कभी इधर हाँ बिहार में आए नहीं थे, बहुत मुझे लगा लोग बहुत, हाँ, ट्रेडिशनल खेती बहुत कॉमन है बिहार में, तो ज़रूरी है कि आप जैसे लोग आएँ और हाँ, हम खुद भी सीखेंगे उनसे ज़रूर, बहुत अच्छा लगा। यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां लोग मिलते हैं, क्रेता और विक्रेता दोनों मिलते हैं। विक्रेता बेचते हैं और क्रेता खरीदते हैं।
जिनको जो पसंद होता है, अच्छी पहल है ये यहाँ, लेकिन इसको और थोड़ा सशक्त बनाया जाना चाहिए। ये मध्यांचल जैविक कृषि विकास समिति का स्टॉल है, जहाँ पर हमारी मुलाकात राहुल बनर्जी जी से हुई। राहुल बनर्जी जी IIT खड़गपुर से 1983 में पास आउट हुए और उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों के बीच उनके हक और विकास के लिए लग गए। और ये हमारे लिए एक तरह का रोल मॉडल है कि पढ़ाई लिखाई, ऐसा लगता है कि एक बड़ा सा गैप है जिसमें जो ज़्यादा पढ़ ले वो कहीं और चला जाए और जो कम पढ़ ले वो लगातार जुटा रहे अपने संघर्षों में। राहुल बनर्जी से बातचीत बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक सिनर्जी यानी कि सरकार के सहयोग के बिना जो ग्रास रूट्स तक डेवलपमेंट पहुंचना एक आइडियल सपना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए दोनों की सिनर्जी कैसे बन पाए, इस बारे में हमने विस्तार से राहुल बनर्जी से बातचीत की। आइए आपको उनके स्टॉल पर ले चलते हैं और उनसे पूरी बातचीत भी सुनाते हैं। ये प्रकृति का जैसे जो कार्यक्रम है इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि जो पारंपरिक खेती है, जो जैविक खेती है और जो देसी बीज है, इन सब के जो उत्पादन है ये कम है। जो ये रासायनिक खाद वगैरह डाल के जो उत्पादन होता है और ये संकरित बीज से जो उत्पादन होता है उससे इसका उत्पादन कम होता है, इसीलिए लोग इसको करना नहीं चाहते। जो किसान जो है इसको करना नहीं चाहते क्योंकि उनको वैसे ही जो खेती है वो लाभदायक नहीं है। आजकल बहुत सारा अनुदान सरकार को देना होता है, उसके बाद भी ये लाभदायक नहीं है। और जो ये जैविक खेती है, देसी बीजों को लेकर खेती है, इसमें तो कोई भी अनुदान नहीं है सरकार से और इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको करने में। जैसे आप अगर रासायनिक खाद नहीं उपयोग करोगे तो उसके बदले आपको जो गोबर और जो अवशेष है उसको मिला के आपको कंपोस्टिंग करके बनाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत श्रम साध्य काम है। तो जिसके कारण उसमें ज़्यादा आपको उत्पादन भी कम है, श्रम ज़्यादा लगता है और अंततः मार्केट में जब आप बेचने जाएंगे तो मार्केट वाले आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं देगा, तो इसीलिए किसान करना नहीं चाहते हैं। तो वो पूरी जो एक ये बनाना, एक जो चेतना लोगों में लाना कि ये चीज़ जो है खाने के हिसाब से और अच्छा है, भले इसका उत्पादन कम हो लेकिन ये जहर नहीं है इसमें। जो हम खा रहे हैं बाज़ार से जो लेके आ रहा है, जो रासायनिक खेती के जो उत्पादन है वो सब जहर से लगा हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे बीमारियां और ये सब फैल रहा है। इसलिए समाज के लिए ये अच्छा है कि हम उस खेती से इस खेती के तरफ आए, लेकिन उसके लिए जो है सरकार का अनुदान चाहिए, तभी वो हो सकता है क्योंकि मार्केट इसको देंगे नहीं, इसको प्रोत्साहन देंगे नहीं। तो ये प्रकृति का जैसे कार्यक्रम है जो देश भर में कहीं कहीं भी हो रहा है, उसका ये योगदान है कि धीरे धीरे ये चीज़ फैले, ज़्यादा लोग इसको देखें कि ये चीज़ होना चाहिए। पैसा यहाँ रख दिए हैं, लूडो खेलेंगे। मेरा नाम राइडर राकेश है। हम जय कली कुंवर मेमोरियल ट्रस्ट और बागमती विद्यापीठ से जुड़े हुए हैं और रीजेनरेटिव बिहार के हम पार्ट हैं। रीजेनरेटिव बिहार में एग्रो इकोलॉजी, बिहार में जैविक खेती और जैविक रहन सहन को प्रमोट करने के लिए, उसको ज़मीन पे उतारने के लिए पिछले 5-7 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है। और जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं इस मेले में, ये पिछले 5 साल के मेहनत का एक जो छोटा सा रिजल्ट है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में बहुत सारे और लोग जुड़ेंगे और जो खेती के प्रति नज़रिया है उसमें बदलाव होगा, जीवन के प्रति जो नज़रिया है उसके प्रति बदलाव होगा। क्यों अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में और ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा जो इस सब के पीछे जो वैचारिक सोच है या आधार है या ज़रूरत है वो है क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस को बैलेंस करने के लिए या मैनेज करने के लिए, क्योंकि हम रोक तो सक नहीं रहे हैं, ना हमारी उतनी हैसियत है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रयास शायद कुछ शुरुआती कदम हों। पटना के अलावा और कहीं करने का ये जिला स्तर पे भी होता है, प्रकृतिका के तौर पे नहीं, लेकिन अलग अलग नामों से। जैसे अभी पिछले महीने लखीसराय में हुआ था जिसको टेंड्रिल मीट बोल रहे हैं, वो टेंड्रिल मीट का 8वां संस्करण था, 8 वर्षों से वो कर रहे हैं। शिवहर में
वहाँ बागमती महोत्सव होता है इन्हीं चीज़ों को लेकर के। इसी तरह और भी जगह पे प्रयास किया जाएगा। यहाँ से आया है ये? हाँ, ये सब जय कली कुंवर मेमोरियल ट्रस्ट और बागमती विद्यापीठ शिवहर से आया है। हर नबियन की टोली आई है अब्दुल मुतरिब मेरे किसान ने अपने खेत में 11 धान बेचा। घर के मछली खाते हैं, घर के मटन खाते हैं, अच्छा घर के दूध खाते हैं, घर के घी खाते हैं, घर के मक्खन खाते हैं। मक्खन खुद मशीन से निकाला जाता है। आप लोग ले जाना चाह रहे हैं, उसी को थोड़ा सा लाना चाहूँगा और आप में से कोई भी इसको निवास सकते हैं। हमने अपने व्यक्तिगत क्षमता में कुछ काम किया, अपने आसपास के 2-4, लेकिन अगर इसको लार्ज स्केल पर या बड़े स्तर पर ले जाना है तो हमको पूरे इकोसिस्टम पर या पारिस्थितिकी पे काम करने की जरूरत है। और जैसे आपने कहा कि समाज का भी एक भूमिका है, सरकार की भी भूमिका और बाजार का भी भूमिका है। तो बाजार का भी हम लोग एक तरह से बाहर करके चल रहे हैं कि ये तीनों को देखते हुए हम लोग कैसे एक साथ काम कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? और इसमें जम्मू जिला से किसान हैं जी। कैसा लग रहा है प्रकृति में? जी बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ और कुछ अनुभव बताइए। अनुभव हम लोग जम्मू जिला बरहट प्रखंड से किड़िया गांव से आए। किड़िया गांव सबसे पहले बिहार में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिला है। वो कहाँ से मिला? सिक्किम से। उस समय बिहार में नहीं देने का किसी को अथी था, तो सिक्किम से मिला, उसी गांव से आए। बताइए। बहुत हम लोग को फायदेमंद है ऑर्गेनिक खेती करने से। और वहाँ सरकार के माध्यम से हम लोगों को बोरिंग देने की अथी बोला था कृषि मंत्री, लेकिन हमने उसका बहिष्कार कर दिए कि उस बोरिंग को छोड़ करके हमको कुआं ही दिया जाए। 16 गो 10 फीटिया कुआं दिए, 30 फीट गहराई है, लेकिन 30 फीट पर हम लोगों को पानी चलता है मोटर, एको को पानी से नीचे नहीं होता है। और सारी पटवन हम लोगों को कुआं से ही हो रहा है। यही सबसे बड़ा उपलब्धि है कि हम लोग जैविक खेती करने के बाद वर्षा जो है का पानी जो है, जो लेयर है, बहुत हम लोगों को हल्कापन रख करके पानी को ऊपर लेयर रखे हुए हैं। और अगल बगल में हम जहाँ जहाँ गए हैं पानी का हाहाकार हुआ, लेकिन मेरे किड़िया गांव में आज तक पानी का हाहाकार नहीं है, जो कुआं से सिंचाई कर। ठीक। रासायनिक उर्वरक डालने से जो उपज होता है उससे तो कम ही होगा, उससे ज्यादा अभी की स्थिति नहीं है हम लोगों की कि वो होगा। लेकिन जो उपज हम करते हैं उसको भी लेने वाले लोग नहीं हैं। सरकार के पास जाते हैं, कहते हैं कि आप अपना व्यवस्था कीजिए बेचने का। अब भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। बोलने का मौका आज कम मिला। इस तरह का मेला करने का बुनियादी मकसद यही है कि किसानों और जो उपभोक्ता हैं उनके बीच की दूरी को थोड़ा कम किया जाए। 4 लोग मिली अर्थी उठाई, बनी काठ की घोड़ी। 4 लोग मिली अर्थी उठाई, बनी काठ की घोड़ी। ले जाके मरघट पे रख गई, भूख दे ही जसोरी के भैया। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए हैं? जमुई से। आप लोग किसान हैं? किसान हैं आप लोग? सब जमुई से आए हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। आप नमस्कार, मेरा नाम निर्मला हुआ।
मैं समस्तीपुर से आई हूँ। पूरे यहाँ मिलेट्स का सामान बिक रहा है। हमारा रेस्टोरेंट भी है श्री मिलेट्स करके, आप वहाँ आइए और मिलेट्स का जो भी हो आइटम हो उसे खाइए, स्वाद उसका चखिए और हेल्थ को सुधारिए। क्या है श्री मिलेट्स, क्या है ये? श्री मिलेट्स रेस्टोरेंट का नाम है सर, और श्री मिलेट्स का ही सारे प्रोडक्ट है यहाँ पे। हमारे पूर्वज जो अनाज पहले खा करके स्वस्थ रहते थे, उस अनाजों को आज का जनरेशन के बच्चे भूल गए हैं, उसे मैं फिर से ला रही हूँ। हमारा रागी का ये सामा चावल का खीर है। सामा का खीर है जी हाँ। और क्या है बाकी में? चटनी है मूंगफली का, ये मूंगफली का चटनी है। और ये क्या है? और यहाँ पे हमारा इडली है। आपने इडली तो बहुत खाए होंगे, चावल की इडली खाई होगी, मगर आपने ये मिलेट्स की इडली नहीं खाई होगी। हमने ये कोदो की इडली बनाई है। कोदो की। कोदो एक मिलेट है और मिलेट है। देख के बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही भरा भरा सा और सुंदर सा, और बहुत टेस्टी भी है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मिलेट्स खाएं, रोगों को दूर लगाएं। श्री मिलेट्स। मेरा नाम डॉली तिवारी है, मैं यहीं पटना से आई हूँ, पहला बार आई हूँ मैंने देखने के लिए। किस संस्था से आई हैं? मतलब कदामनी सिंह से संस्था से। अच्छा, क्या क्या यहाँ लेके आई हैं आप? यहाँ लेके आए हैं पिट्ठा, चाय, पकौड़ी, घुगनी, मुरही। कब से कर रही हैं आप ये सब? ये पहला बार किए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? ठीक है। अपने घर में आप यही यूज़ करते हैं यही सब? हाँ करते हैं ये सब। सारा ये जो कहाँ से लाती हैं सामान बनाने? सब बाजार से खरीद के। हाँ, सब अपने घर में बनाते हैं, पहला बार किए हैं। खुशी हो रहा है? अच्छा लग रहा है? नमस्ते, मैं कादम्बनी इस प्रकृतिका के मेले में आई हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर साल होता है, ये तीसरा साल है और बड़े पैमाने पर इसको होना चाहिए और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि और बृहद कर सके, अच्छा कर सके। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा आयाम। क्या क्या नया नया आपने फूड आइटम खाया है? मैंने झारखंड का कुछ फूड आइटम खाया है, फिर बिहार का भी कुछ ट्रेडिशनल फूड्स जो विलुप्त हो रहे हैं, कुछ खादी के कपड़े भी हैं, नेचुरल चीज़ों का यहाँ समायोजन है। इसके बाद अपने घर में आप क्या चेंज लाएंगे प्रकृति से आने? मैं मिलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी, ठीक है, और बिहार के खान पान को भी बढ़ावा दूँगी। धन्यवाद। विचार ये था कि हम लोगों को जैविक खेती की अगर बात कर रहे हैं, कुदरती खेती की बात कर रहे हैं, प्रकृति के साथ जुड़ करके खेती की बात कर रहे हैं, तो धीरे चलना सीखना होगा। पानी तेज बहता है तो बाढ़ बनता है, आग तेज हो जाती है तो वो घर जला देती है, हवा तेज होती है तो पूरा सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इसी तरह से अगर विकास भी तेज होगा तो वो भी सब कुछ नाश देगा। इसलिए ये धीरे चलने का एक अहद कहें हम लोग, एक प्रस्तावना है, एक आपसे अपेक्षा है, सबसे अपेक्षा है। बराबरी प्राप्त की तो परिवर्तन की टीम से निवेदन है कि रोटियां काम ठीक हो रहा है तो काम है। इस बार की प्रकृतिका तो ख़त्म हो गई, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि अब हम अपने घरों में इसका संदेश लेकर जाएं और पुराने ढर्रे पर लौटें। कई बार ओल्ड इज़ गोल्ड जैसा कहते हैं, पुरानी चीज़ों पर लौटना उतना बुरा नहीं होता। तो हम वापस कोशिश करें कि अनाज खाने में थोड़ा सा सतर्क रहें ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और जहाँ भी हो सके प्रकृति का संदेश ज़रूर लोगों तक फैलाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।